हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9, 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में आप लोगों से डिस्कस किया कि 15 अक्टूबर तक का समय हम देने वाले हैं इकोनॉमिक्स को खत्म करने में। तो इसी साल यानी कि 2023-24 के सेशन में मैंने तीनों चैप्टर्स के वन शॉट्स ऑलरेडी डाल दिए हैं, जहां डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, और इन तीनों की मैराथन का सेशन भी मैं डाल चुकी हूं। बचा चौथा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने सोचा भाई अब बच्चों के साथ स्ट्रैटेजी में हमें भी तो जुड़ना है, तो ये चैप्टर आज करवाया जाए। देखिए बच्चों, ये चैप्टर वैसे ही छोटा हुआ करता था, लाइक 1-1.25 घंटे का, लेकिन अब ये हार्डली 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का मैक्सिमम, अगर मैं बहुत डीप घुस के समझाऊंगी तब भी मैक्सिमम हाफ एन आवर का चैप्टर ये बचा है। हाँ जी, सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं जो अब इस चैप्टर से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप कहो अगर मैम हमारी एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर दिया हुआ है, मैम हमारा टीचर ये करवा रहा है, तो प्लीज आप सीबीएसई की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक्स यानी कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन ही अब एग्जाम में आने वाला है। तो मैं आपको ग्लोबलाइजेशन की कहानी, ये दोनों टॉपिक्स और इस टॉपिक से जुड़ी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए, वो सारे मैं इस लेक्चर में आपको खत्म करवा दूंगी, कवर करवा दूंगी। सो डोंट वरी, बस जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी से खत्म भी कर देते हैं छोटा सा चैप्टर। ठीक है बच्चों? और हाँ, जो भी इस चैनल पे नए नए आए हैं, अभी पहली बार ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो अभी लेटेस्ट मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाली है, जहां हम अक्टूबर से अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो कैसे हम नवंबर तक ही अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। 2 ही महीने में पूरा सिलेबस हम कैसे कवर कर सकते हैं, तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एंड उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमने 15 अक्टूबर तक का समय दिया है, 1 to 15 अक्टूबर तक का समय दिया है, जहां हम ये चारों चैप्टर्स पूरे खत्म करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो 15 अक्टूबर के बाद भेजेंगे तब भी आप 15 अक्टूबर से भी स्टार्ट कर सकते हो। स्ट्रैटेजी को बस आप 15 डेज फॉरवर्ड कर दीजिए, तो आपका दिसंबर 15 तक वो सिलेबस खत्म हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद द ग्लोबलाइजेशन। एंड सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी ग्लोबलाइजेशन की कहानी, जो बच्चों को पता ही नहीं होती है, कोई समझाता ही नहीं है। क्योंकि यार मैंने क्लास 12th को इंडियन इको पढ़ाई हुई है, जो एक कॉमर्स का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के ही पार्ट में आती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी क्लास 12th में आती है। तो आई यूज टू टीच इंडियन इकोनॉमी, तो वहाँ पे प्रॉपर कहानी बताई हुई थी ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में एंटर कैसे किया। तो मैं आपको पहले वो बताऊंगी। देखिए हमारा देश जो था, देश जो है इंडिया, ये ब्रिटिशर्स के जाने के बाद बिल्कुल कंगाल सा हो गया था। इसके पास एक ऐसा समय आया कि अगले हफ्ते तक का ही बस खर्चा चलाने का पैसा बचा हुआ था। तो बोला गया सरकार के द्वारा, क्योंकि हम लोग यार ट्रेड के चक्कर में ब्रिटिशर्स से फंसे थे, तो हम लोग ना ट्रेड बिल्कुल खत्म कर चुके थे, हम ट्रेडिंग नहीं करते थे। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला मैं तुम्हें कोई लोन नहीं देने वाला, क्योंकि तुम्हारी जो इतनी रिस्ट्रिक्शन जो तुमने लगाई हुई है, इन तरीकों से तो तुम कभी भी नहीं ऊपर उठ पाओगे। समझ लो, जैसे यार आप स्कूटी चलाते हो, आपका स्कूटी से एक्सीडेंट हो जाता है, आप स्कूटी चलानी छोड़ दोगे तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, आप तो डर गए उस चीज़ से। तो उन्होंने कहा अगर आप एफर्ट्स ही नहीं करोगे, अगर आप कुछ बढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो इंडिया तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। ये बात मैं कर रही हूँ सन 1991 की। 1991 में मनमोहन सिंह जी एक कंसेप्ट लेके आए एलपीजी का। क्या आप मुझे कमेंट्स में एलपीजी की फुल फॉर्म बता सकते हैं? ऑफ कोर्स ये तो सुनी ही होगी, पढ़ी ही होगी, है ना भाई? चलिए जल्दी से बता दीजिए एलपीजी की फुल फॉर्म, फटाफट से। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। एज एक्सपेक्टेड बच्चे लिखना शुरू हो गए हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन बच्चों हम यहाँ साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली हमारे मनमोहन सिंह जी क्या लेके आए? कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, और उस रिफॉर्म को कहा गया एलपीजी, जिसमें एल का मतलब था लिबरलाइजेशन, पी का मतलब था प्राइवेटाइजेशन, एंड जी का मतलब था ग्लोबलाइजेशन। आप क्लास 10th में ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं, आप क्लास 12th में तीनों पढ़ेंगे, एल पी जी।
लेकिन मैं अभी भी आपको इन तीनों के बारे में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि लिबरलाइजेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुई थी हमारी ग्लोबलाइजेशन। देखिए, आपको मैंने हिस्ट्री का ग्लोबल वर्ल्ड भी पढ़ा दिया है वन शॉट में, जहां हमने देखा था कि कैसे गुड्स को ग्लोबली अवेलेबल कराया गया। तो जहां जो डेफिनेशन ग्लोबलाइजेशन की उस हिस्ट्री के चैप्टर में थी, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी है, सेम। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ नहीं बदल गया है, वो सेम है। सबसे पहले कंसेप्ट में लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि आप क्या करोगे, रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ट्रेड पे जितने भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं उनको आपको मुक्त कर देना है, फ्री कर देना है। दिस इज व्हाट लिबरलाइजेशन मीन। लिबरलाइजेशन मतलब टू फ्री। लिबरल पढ़ा है ना हमने यूरोप चैप्टर में भी, लिबरल्स, फ्री माइंड। तो यहाँ पे भी क्या है, ज़ोल्वरीन पढ़ा है कि जो हम रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड हटाए थे, कस्टम यूनियंस, ड्यूटीज, सेम टू सेम लिबरलाइज कर दिया, ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया, फ्री कर दिया, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं छोड़ने, ठीक है। तो हमने लिबरलाइजेशन कर ली। अब कहानी आती है भैया, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है भाई। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है होल्ड टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड गिवन टू प्राइवेट सेक्टर। देखिए बच्चों, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं और वो आनी भी चाहिए, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें आती थी। अब उन चीज़ों में अगर आपको वहाँ का एरिया, वहाँ की सर्विसेज को इम्प्रूव करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बचपन का एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, मैं स्कूल से आती थी, बहुत लाइट जाती थी, और गर्मी से आओ वैन में ठुस ठुस के, और घर आओ तो भैया फिर गर्मी, मतलब कि सब्जी नहीं बनी हुई है, भिंडी बनी हुई है, घिया बना हुआ है गंदा सा। तो मैं बहुत कलपती थी, बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी और सो जाती थी ऐसे ही खाली पेट। बहुत गर्मी होती थी। रात को कभी भी लाइट जा रही है, पूरी पूरी रात हम लोग छुपन छुपाइयाँ खेल रहे हैं बाहर निकल के, एकदम से लाइट आती थी, हम घर के अंदर भागते थे और फिर वापस लाइट चली जाती थी, फिर बाहर निकलो। तो ये सिचुएशन थी, क्योंकि तब था डेसू, हमारे, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, डेसू। अब डेसू क्या है, कंप्लीटली गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो एनडीपीएल के अंडर आ गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी। एनडीपीएल में क्या था, नॉर्थ दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड में, यहाँ पे ये वेंचर बना गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का। थोड़ी सी सिचुएशंस बेहतर हुई, वो कंप्लेंट्स लेने लगे, लेकिन तब भी इतना बेहतर नहीं था। लेकिन अब टीपीडीडीएल है, टीपीडीडीएल है, यानी कि टाटा प्राइवेट दिल्ली लिमिटेड, या आपका इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड पूरा, ये किसके अंडर आ गया भैया, ये प्राइवेटाइजेशन हो गई, टाटा के अंडर आ गई हमारी इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारी लाइट कब गई थी लास्ट मुझे याद नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है हम कॉल करते हैं, वहाँ पे एकदम से कॉल्स उठाई जाती हैं, हमें रिप्लाई किया जाता है और हमें बताया जाता है कि कब आपकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी। बहुत सारे केसेस में तो हमें पहले ही मैसेज आ जाता है कि अब लाइट जा सकती है, तो मतलब कि पहले ही वो इन्फॉर्म कर देते हैं। तो ये जो हुई, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ये कहानी क्यों बता रही हूँ, कि गवर्नमेंट टू वेंचर, जॉइंट वेंचर एंड टू प्राइवेट। आप देखिए सर्विसेज इंप्रूव हो गई। आप कहोगे मैम कॉस्ट भी तो बढ़ी होगी, हाँ जी बढ़ी, लेकिन सर्विसेज इंप्रूव हो गई। आज के टाइम पे इंसान सर्विस अच्छी मांगता है, सर्विसेज बेहतर हो गई। तो इसीलिए कहा गया कि बहुत सारी चीज़ों को क्या करो, पहली बात तो सरकार को फंड्स चाहिए, तो आप क्या करो, वो अपने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच दो। टोल टैक्सेस जो थे वो अब प्राइवेटाइज हो गए, टेंडर बिकने लगे। फ्लाईओवर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए पहले गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती थी, अब प्राइवेट बिजनेसेस, कंपनीज वालों को टेंडर दे दिए जाते हैं कि आपको बनाना है अब ये फ्लाईओवर। ऐसा क्यों, उनको पैसा मिलेगा सरकार को और वो देश पे लगा पाएंगे। तो प्राइवेटाइज कर दो बहुत सारे सेक्टर्स को। हाँ, पब्लिक सेक्टर अभी भी अनिवार्य है, इकोनॉमिक्स में हम नहीं पढ़ा है, क्योंकि बेसिक सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें अभी भी सरकार के अंडर आनी चाहिए, जो आती भी, लेकिन बहुत हद तक प्राइवेटाइजेशन आ चुकी है। अब ग्लोबलाइजेशन तो हम अब पूरा पढ़ने ही वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है वो हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, आप एज कंज्यूमर्स इन टुडेज वर्ल्ड, सम ऑफ अस हैव अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस। हमारे सामने बहुत सारे वैरायटी है। अगर मैं आपको ऑफर करूं बेवरेजेस, आप किसी भी होटल में जाते हो, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, बेवरेजेस के कॉलम में अनगिनत बेवरेजेस होती हैं। कई जगहों पे तो टी, कॉफ़ी, जूस, स्मूदीज, लेमनेड, मोइतोज, एटसेट्रा एटसेट्रा, आई डोंट नो, मल्टीपल फ्रूट पंच,
चिली गुआवा, आई डोंट नो, वैरायटी ऑफ चीज़ें अब आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो बेवरेज इज लाइक वैरायटी, फूड इज लाइक वैरायटी, क्लोथ्स वैरायटी, ये इतनी सारी वाइड वैरायटी है हमारे सामने। गॉन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर एंड, अच्छा एक ऐसा भी समय था जब गाड़ियों के नाम लो तो एम्बेसडर और फायट नाम की गाड़ी होती थी, एंड वर द ओनली कार्स ऑन इंडियन रोड्स। हमारे इंडिया के, भारत के रोड्स पे ये दो ही गाड़ियां अक्सर दिखाई देती थी, नजर आती थी। टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियन गाड़ियां ही, बल्कि अलग अलग जगहों की गाड़ियां तक भारत देश में बेची जा रही हैं और लोग उसको खरीद रहे हैं, और लोग उसको खरीद रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं आता जो हम ब्रांड यूज कर रहे हैं वो इंडियन है कि नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंडिया के हैं ही नहीं, लेकिन यहाँ पे कितने बिक रहे हैं, और लार्ज स्केल पे बिक रहे हैं, लार्ज स्केल पे बिक रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, है ना भाई। तो ये वाइड रेंजिंग चॉइस जो है हमारे मार्केट में हमें दी जाती है और कुछ फिनोमिना लेके आती है हमारे सामने। A similar explosion of brands can be seen for many other goods, from shirts to televisions to processed fruit juice. Multiple चीज़ें are available in front of us. हमारे सामने है, चाहे वो beverages हो, cornflakes, mueslis, peanut butter. ये सब वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में कैसे आया, ये कैसे इंडिया तक पहुंचा? Such wide-ranging choice of goods in our market is a relatively recent phenomena. ये सब आया, हमने ग्लोबल वर्ल्ड में पढ़ा इसकी पुरानी कहानियाँ, हमने ग्लोबल वर्ल्ड में पढ़ा। देखिए ये टॉपिक डिलीटेड है, मैं इसके आगे कुछ भी नहीं लाई हूँ, लेकिन ये स्लाइड ज़रूर लेके आई हूँ आपको ये समझाने के लिए कि MNCs आपको क्लास 10th के बच्चे को पता होनी चाहिए कि होती क्या है। देखिए बेटा, MNCs की फुल फॉर्म सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, मल्टी नेशनल कंपनीज। अब देखिए नाम ही बता रहा है ना, मल्टी नेशनल कंपनीज, एक जगह से अलग अलग जगह, मल्टी नेशनल कंपनीज, एक जगह इनका हेडक्वार्टर होता है और मल्टीपल कंट्रीज में इनका सेटअप होता है जहाँ से ये प्रोडक्शन करते हैं। ये होते हैं MNCs, और बच्चों इसी से ये गुड्स हमारे पास पहुँचते हैं। ज़ारा का आउटलेट हमारे भारत देश में भी है और जगहों पे भी है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होते हैं कई सारे ब्रांड्स। मैकडॉनल्ड्स हिंदुस्तान की गलियों में आया, बर्गर किंग, सबवे, ये सब यहाँ का नहीं है लेकिन बाहर से आया, तो ये अपने आउटलेट्स खोलते चले जाते हैं, फ्रेंचाइजीज बेचते चले जाते हैं, और इस सब में सबसे बड़ा हाथ होता है इन मल्टीनेशनल कंपनीज का, जिससे नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली की छोरियाँ आई हैं, मैं गाना नहीं गाने लगी हूँ, लेकिन नोएडा में, गुरुग्राम में ये सारी जो कंपनीज हैं वो फैली हुई हैं। यहीं आप लोग आपके भाई बहन, बड़े मम्मी पापा काम करने जाते हैं। ये है मल्टीनेशनल कंपनीज जो एक्चुअली जिनका हेडक्वार्टर किसी और कंट्री में होता है, या खुद वो हेडक्वार्टर हो सकते हैं लेकिन उनके आउटलेट्स कहीं कहीं होते हैं। इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाया। पहले ये हुआ कि यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर गुड इंडिया में बन रहा है, अब उस इंडिया के प्रोडक्ट को हम बाहर भेजते थे, ठीक है, कॉस्ट आती थी, ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन और क्लोज ध्यान रखने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, वहीं आउटलेट्स खोलने शुरू कर दिए। पहले प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं, देखा जाता है वहाँ की जनता पसंद कर रही है कि नहीं कर रही, अगर करती है तो वहाँ वो आउटलेट खोल देते हैं। दिस MNCs मेक ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल। ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। ये ऑफिसेज और फैक्ट्रीज बनाते हैं पर्टिकुलर रीजन्स में, एंड इनका मेन एम होता है टू प्रोड्यूस एट लो कॉस्ट एंड अटेन ग्रेटर प्रॉफिट्स। हर एक का यही एम होता है, टू अटेन ग्रेटर प्रॉफिट्स। नाउ दिस टॉपिक इज कमिंग इन योर एग्जाम, दैट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। आखिर ये जो चैप्टर का नाम हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब है क्या, ये क्या होता है, यहां से मेजरली आपका चैप्टर आने वाला है। लेकिन बेटा जो अभी मैंने पढ़ाया वो वेस्ट नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। मैं सीधा यहाँ से शुरू करती तो आपको ना कहानी पता चलती, ना कंसेप्ट पता चलता, ना MNCs क्या होती हैं पता चलता। आपको ये पता होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन
एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। जब कंट्री टू कंट्री एक रिलेशन बनता है जहाँ पे वो इंटरकनेक्ट होते हैं, इंटर रिलेट होते हैं गुड्स को लेके। अब देखिए एमएनसीज इसमें एक मेजर रोल प्ले करती हैं ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्री टू कंट्री। ये मूव कर रही हैं चीजें बिकॉज ऑफ एमएनसीज। लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड कंट्रोल्ड बाय एमएनसी। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है जब आप एक कंट्री टू कंट्री ट्रेड करते हो। फॉरेन ट्रेड का मतलब व्हेन यू ट्रेड, ट्रेडिंग समझते हो ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेडिंग बिटवीन कंट्रीज या अमंग कंट्रीज। नाउ रिजल्ट ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज। से क्या होता है कि बहुत अलग अलग जगहों पे आप अवेलेबल हो पाते हो। देखिए बहुत कुछ था आपके इस चैप्टर में कि एमएनसीज आती कैसे हैं, बनती कैसे हैं, अपना नाम कैसे रोशन करती हैं, कैसे ये छोटी छोटी कंपनीज को हायर कर लेती हैं, एक्वायर कर लेती हैं, एक्चुअली उनको खरीद लेती हैं। ये सब आपका लास्ट ईयर तक आता था लेकिन अब आ नहीं रहा है। बहुत अच्छा टॉपिक था वो भी, ये चैप्टर अच्छा था, ये डिलीट नहीं करना चाहिए था। देयर इज अनदर वे इन विच कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। दिस इज थ्रू मूवमेंट ऑफ पीपल। ऑफकोर्स जब आप एक घर से दूसरे घर जाते हो तो आप कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हो, कुछ खाने पीने का सामान लेके जाते हो, मतलब ये हमारे एटिकेट्स होते हैं। तो तब भी तो आप क्या कर रहे हो, इंटरकनेक्ट कर रहे हो, इंटर रिलेट कर रहे हो। हाउएवर ड्यू टू वेरियस restrictions there has not been much increase in the movement of people between countries। restrictions हो सकते हैं जैसे कोरोना हो गया था, और भी restriction हो सकते हैं जिसमें लोग इतना ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये एमएनसीज बनाई जाती हैं। Now, this is the second topic which is coming in your exam, factors that have enabled globalization। कि क्या क्या ऐसे factors हैं जिसने globalization को capable बनाया, possible बनाया। देखिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, लोअर टैरिफ्स। लोअर टैरिफ्स का मतलब होता है, टैरिफ्स का मतलब होता है टैक्सेस, टैरिफ्स का मतलब होता है टैक्सेस। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा भैया अच्छा हो गया है। लेबर मोबिलिटी, लेबर मोबिलिटी का मतलब होता है जो काम करने वाले लोग होते हैं वो इधर से उधर ट्रैवल कर लेते हैं काम के लिए। और कैपिटल मोबिलिटी मतलब पैसे का भी आदान प्रदान होता रहता है। ये सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाती हैं। मेजरली हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी की, नंबर 1, एंड सेकेंड इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये दो ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को क्या किया है बच्चों, इनेबल किया है, केपेबल बनाया है। टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, इसने बहुत सारे और नेशंस को अट्रैक्ट किया कि हमारे देश में आके एमएनसीज को बनाया जाए। Example, past 50 years have seen several improvements in transportation technology. This has made much faster delivery of goods across long distances possible at lower cost. पहले के टाइम पे होता था बेटा जाओ वो लाल कलर के डब्बे में चिट्ठी डाल के आओ, लेकिन आज के टाइम पे इतने फास्ट सर्विसेज चल रहे हैं कि आप कहीं पे कुछ भी भिजवा सकते हो एट अ लो कॉस्ट। रिमार्केबल डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए बेटा दूर दराज पहले फैक्स आते थे, फैक्स आपको शायद पता भी ना हो, फैक्स आते थे पहले। कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता तो फैक्स भेजना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम पे बेटा जीमेल है ना भाई। आज के टाइम पे गूगल मीट है, स्काइप है, पता नहीं क्या क्या है जहाँ पे आप सामने आमने बैठ के बात कर सकते हो। तो ये सब बहुत इंप्रूव हुआ कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन। मीटिंग्स हो जाती हैं दूर दूर के देशों में, दूर दूर के देशों में प्रोडक्ट सैंपल दिखा दिए जाते हैं ऑन वीडियो कॉल्स, ऑन वीडियो मीटिंग्स। Using IT in globalization, magazine for London reader designs and published in Delhi only। लंदन में पढ़ रहे हैं वो लोग और दिल्ली में पब्लिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ती है, प्रिंटिंग कॉस्ट सस्ती है, कि जब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तब भी वो वहाँ पे बनने की अमाउंट से कम अमाउंट लागू होता है। टेक्स्ट ऑफ मैगजीन सेंड थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट से भेजा जाता है। डिज़ाइंस जो होते हैं वो दिखा दिए जाते हैं टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ करके। फिर क्या होता है, आफ्टर प्रिंटिंग मैगजीन सेंड टू लंदन बाय एयर। पेमेंट फॉर द होल प्रोसेस इज डन थ्रू ई बैंकिंग, पेटीएम, गूगल पे, नेट बैंकिंग, ट्रांसफर कर देना सीधा, ये सब पॉसिबल हो गया इससे। कितना आसान हो गया है अब तो।
सेकेंड फैक्टर वॉज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसमें आते हैं सबसे पहले ट्रेड बैरियर। गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी बेटा ट्रेड के ऊपर, टैक्सेस लगा दिए थे। इट इज़ कॉल्ड बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन सेट अप। तो बैरियर, रुकावट बोला जाता है इसको। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स। देखिए, ये ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाए जाते हैं, ये पता करने के लिए कि कौन से गुड्स एंटर हो सकते हैं और कितने। दो तरीके के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एक होता है कोटाज। कोटाज मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हो, क्वांटिटी पे भी रिस्ट्रिक्शन लगता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट हैड टू पुट बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो कहानी मैंने बताई वही लिखी है कि मजबूरी हो गई थी, इंडियंस बहुत डर गए थे। बेटा आप देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम जब स्कूल जाते हैं, तो कोई बच्चा हमें बहुत परेशान करता है, तो हम बड़े मौके ढूंढते हैं, घर पे बहाने लगाते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना है मम्मा, मैं आज बीमार हूँ, मम्मा आज मेरा पेट में दर्द हो रहा है, आज मेरा होमवर्क नहीं है। वी यूज़ मल्टीपल एक्सक्यूजेस इफ़ यू आर अफ्रेड टू गो टू स्कूल। चाहे कोई टीचर आपको टॉर्चर कर रही है या कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा है, लेकिन द थिंग इज कि हम जब तक उसका सामना नहीं करेंगे, जब तक हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक हम उस बच्चे से या उस टीचर को नहीं बोलेंगे कि यू आर हर्टिंग मी, you are torturing me, I am getting affected by your behavior towards me. I am not saying every teacher is God. No, I don't believe that. Some teachers are God in your life and जो आपको काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है टीचर की कभी गलती नहीं होती, हमसे भी गलती होती है यार। हम भी कभी कभी बच्चे को कुछ ज़्यादा ही डांट देते हैं और हमें बाद में फील होती है ये बात, लेकिन कुछ टीचर्स को नहीं होती, उनको लगता है बच्चा डांट के ही समझता है, लेकिन सामने वाले बच्चे पे उस चीज़ का प्रेशर पड़ रहा होता है। कहने की बात यह, अगर हम उससे दब जाएंगे तो आपको ज़िंदगी भर दबना पड़ेगा। यही बात इंडियंस को समझाई गई कि अगर आप ट्रेड से डर जाएंगे, दब जाएंगे कि अगर ब्रिटिशर्स आ गए थे अब कोई और कंट्री ना आ जाए, तो सब कंट्री को ये बात पता है कि इंडिया डर रहा है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, वो किसी से कनेक्शन नहीं बना रहा है, वो किसी से ट्रेड नहीं कर रहा है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाएगा। तो बी बोल्ड, बोल्ड बनिए, अपनी बात को रखिए और एक प्रोटेक्टेड मैनर में सामने चलिए। यही सिखाया गया हमारे भारत देश को भी। And considered necessary to protect the producers within the country from foreign competition. Actually वो लोग ये मानते थे कि फॉरेन कॉम्पिटिशन, देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो हैं, एमएनसीज आती हैं तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बंद हो जाती हैं, छोटे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, हर एक चीज़ इकनॉमी के लिए ज़रूरी है, हमें भी तो ज़माने के साथ चलना है। अगर आज हम भी वही पुराने घूंघट ओढ़ के चलेंगे तो ज़माना बदलेगा कैसे? हमें भी तो ज़माने के साथ चलना पड़ेगा, हमारे बच्चों के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो वो तो हमें कहीं ले जाने में शर्माएंगे। जब हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम क्यों ना करे। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन 1950s-60s एंड कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स जो था वो शुरू हो गया था। दस इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ ओनली असेंशियल आइटम्स जो हमारे यहाँ पे नहीं बन सकते, जैसे कि मशीनरी, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स, सिर्फ उन्हीं का आना इन्होंने अलाउ किया हुआ था। आउट ट्रेड पॉलिसी के बारे में चेंजेस जो आए उनको जानते हैं। 1991 के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया अब वो समय आ गया है कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को compete करना पड़ेगा फॉरेन प्रोड्यूसर्स से। कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री। अगर आप उनसे compete करेंगे तो आप उनसे बेहतर गुड बनाने के लिए तैयारी करेंगे और इससे लोगों का ही बेनिफिट होगा। प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री वुड हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, इससे क्वालिटी इंप्रूव होगी। और बच्चों, बहुत बार ऐसा हुआ है बाहर से आए हुए लोगों ने इंडियन कंपनीज के साथ मिलके काम किया है, साथ मिलके वो लोग ऊपर चढ़े हैं। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज दी और हमारे इंडियन कंपनीज ने उनको नेटवर्क्स दिए इंडिया के। डिसीजन सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया। बेटा, ये जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है ये आपके कट चुका है इस बार एग्जाम से, लेकिन वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो सेटअप की गई 1995 में, मेरे बर्थ ईयर पे 1995। एंड इस साल ये क्या करती है, इनमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, 143 कंट्रीज़ हैं, और ये सारी कंट्रीज़ क्या ट्रेड से रिलेटेड डिसीजंस लेती हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उनको सजेस्ट करती है कि अब आपको रिस्ट्रिक्शन हटाने हैं, अब लगाने हैं, इतने रख सकते हो, इतने कर सकते हो। ये सारी बातें इन ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस की जाती हैं अमंग वेरियस कंट्रीज। ये आ नहीं रहा है आपके एग्जाम में।
लिबरलाइजेशन इज रिमूविंग ऑफ बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट सेट कर रही है रिस्ट्रिक्शंस, उनको हटाने को बोला जाता है लिबरलाइजेशन। ट्रेड बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो हर एक के पास अलाउंस है कि वो कुछ भी इम्पोर्ट और कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोजेस लेस रिस्ट्रिक्शंस दैन बिफोर, इन्हें कहा जाता है लिबरल। जब हम अपनी रिस्ट्रिक्शंस को हटा देते हैं, इसे बोला जाता है लिबरल। एक बार एक डेफिनेशन भी आपको बता दूं फॉरेन ट्रेड की, कि भैया इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स और टेरिटरीज। हम जब MNCs के शेयर्स भी खरीदते हैं, इट मीन्स वी आर इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन बिजनेस। अगर वो कहीं और देश की है तो वो एक फॉरेन बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। समझ रहे हैं आप बच्चों? ये पहली बात तो आपकी टॉपिक्स ही कम हो गए इस चैप्टर की। PPT आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे और हमारे साइंस एंड फन के ऐप पे। साइंस एंड फन ऐप पे फ्री क्लासेस में मिल जाएगी, जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे साइंस एंड फन 9, 10, 11। देखिए लास्ट ईयर जब बच्चे हमारे साथ जुड़े थे तो हम लोगों ने एकदम कमाल कर दिया था। एग्ज़ाम में एकदम फोड़ के आए थे हम लोग। तो इस बार भी मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी कि इस स्ट्रैटेजी में जुड़ जाओ मेरे साथ जितना हो सकता है। स्ट्रैटेजी की वीडियो एक बार देख लो, कहीं नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत 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 काम आने वाली है आपको। इस टेलीग्राम चैनल पे हम जुड़ने वाले हैं। इन चारों चैप्टर्स के असाइनमेंट एक एक करके मैं टेलीग्राम पे भेजूंगी, जो आपको करने होंगे, एंड देन हम एक यूट्यूब लाइव में मिलकर आपको कराएंगे। जो हम पेड बैचेस में कराते हैं बच्चों, वो यूट्यूब पे हम आपको करा रहे हैं। बस यही फ़र्क होता है पेड बैच और यूट्यूब के बैच में, कि पेड बैच में ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं, यूट्यूब बैच में ये चीज़ें थोड़ा लेट होती हैं, क्योंकि हम वीक में एक ही बार मिल रहे हैं। वहाँ हम वीक में 3 से 4 बार लाइव मिल रहे हैं, या हम वीक में एक बार लाइव मिल रहे हैं और बाकी हम रिकॉर्डेड मिल रहे हैं। ठीक है ना? तो ये था आपका बच्चों छोटा सा चैप्टर। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं? पहली बात तो ऑब्वियसली डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये मैं क्या लिख रही हूँ? एंड कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, बस क्योंकि 2 ही चीज़ें आ रही हैं। अब कुछ भी नहीं आएगा आपको। MNCs क्या है, WTO क्या है, कुछ भी नहीं आएगा। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से बस। तो बस यार चक दे फड्डे कर देना है आपको ये पूरा चैप्टर आज ही, जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो, आज ही NCERT के साथ खत्म कर देना है। बैक क्वेश्चंस कर लेने हैं। कोई भी डाउट आता है इसी रिकॉर्डेड सेशन के नीचे आपको लिख देना है, मैं देखूंगी और आपको रिप्लाई भी कर दूंगी। ठीक है ना? बस आपको यही करना है। तो अब मैंने यूट्यूब चैनल हमारे साइंस एंड फन 9, 10, 11 पे चारों चैप्टर इकोनॉमिक्स के इस साल करा दिए हैं। डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का 1 शॉट डाल दिया है, मनी एंड क्रेडिट का 1 शॉट डल गया है, एंड ये ग्लोबलाइजेशन का भी 1 शॉट आ गया है। अब नेक्स्ट मेरा मोटिव होने वाला है सिविक्स के ऊपर। सिविक्स में मैं पहले 4 चैप्टर यानी कि 3 चैप्टर पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म एंड जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट डाल चुकी हूँ। अब मैं नेक्स्ट लेके आने वाली हूँ आपके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का 1 शॉट नेक्स्ट वीक। तो बस आप लोग जल्दी से इसको निपटा लीजिएगा इकोनॉमिक्स को। अब आपके पास 15 तारीख तक का अभी भी समय। मैं नेक्स्ट वीक पॉलिटिकल पार्टी डालूंगी, लेकिन 15 तारीख तक का आपके पास इकोनॉमिक्स के लिए पूरा समय है। दिया तुमको, दिया। अगली बार लाइव में इकोनॉमिक्स का टेस्ट ही लेने आ रही हूँ मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। तो बस तैयार रहिएगा। मिलते हैं अगले 1 शॉट में। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी से कोई और 1 शॉट पहले चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और एक और क्वेरी थी यार मेरी तुम लोगों से, क्या तुम्हारा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है? क्योंकि बोर्ड्स में एक्चुअली वो डिलीटेड है, लेकिन क्या आपके स्कूल वाले ढीठ बन के, बेवकूफ़ बन के प्री बोर्ड्स में दे रहे हैं क्या? देना तो नहीं चाहिए, लेकिन दे रहे हैं क्या? तो मैं वो भी यूट्यूब पे उसका 1 शॉट ज़रूर डाल दूंगी। ठीक है ना? मुझे एक बार ये भी बता देना। और बस कैसा लगा आपको आज का लेक्चर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट 1 शॉट एंड लाइव। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू ऑल। पढ़ते रहना है। बाय बाय।